Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे सेकंड लेक्चर के बारे में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें ये सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, या फिर उसको मैंने एक शार्ट में एक डिस्क्राइब किया ताकि कहीं पे आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सीक्वेंस वाइज नहीं हो सकती है। तो आप पेशेंसली उनको देख लीजिएगा, पूरे पेशेंस के साथ आराम से उन वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा। वो एक मे बी एक लेक्चर में नहीं समझ में आएगा, बट दूसरे लेक्चर में वो चीज़ें समझ में आएगी। वैसे भी मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी के पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूँ। कभी कभी होता है कि बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाके भी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप ये काम करें कि नोट्स बनाते हुए चले, साथ में एक नोट्स बना लें, क्योंकि थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है जब आप सिर्फ वीडियो लेक्चर को देख लेते हैं ऑन करके और उस पर नोट्स नहीं बनाते हैं, तो वो चीज़ कुछ टाइम बाद भूल जाती है। तो साथ में अगर आप नोट्स भी बनाते चलेंगे तो आपके लिए ये काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, तो पिछले लेक्चर के बाद आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्चुअली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था मैंने उसे बता दिया था। आज हम इसमें क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो फ्लावर को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लावर आखिर है क्या। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ, फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो प्लांट्स होते हैं उनका जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्पेशली कौन से प्लांट्स, एंजियोस्पर्म के प्लांट। आपको पता है कि आपने 11th में आपने पढ़ा होगा, एल्गी पढ़ा होगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा डेवलप जो आपका प्लांट्स होता है वो आपका एंजियोस्पर्म होता है। तो हम एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट का जो फ्लावर है उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ में आ गया तो फिर धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। ओके, तो मैं आपको एंजियोस्पर्म फ्लावर के बारे में बता दे रहा हूँ। फिर से मैं आपको बता दूं, फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखो इसमें है क्या, हमें पढ़ना क्या है। देखो बहुत ही सिंपल में इन सारी चीजों को समझते हैं कि फ्लावर में क्या क्या होता है। फ्लावर की मॉर्फोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, क्योंकि आपने क्लास 11 में फ्लावर की मॉर्फोलॉजी आई होप कि आप सारे स्टूडेंट ने देखी होगी। बाकी अब इसमें मैं एक जो मेरे प्लेलिस्ट में जो कोशिश करूंगा जल्दी उन पे भी वीडियोस बना के मैं डाल दूँ, क्या नाम है, अपने चैनल पे डाल दूँ। तो अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप उस चैप्टर में जाके उसे देख सकते हैं। तो अगर फ्लावर, सिंपली हम यहाँ पे फ्लावर को एक ऊपर ऊपर से देख लेते हैं ताकि हमारा जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर कहीं से डैमेज हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चले, कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसमें। तो एक जो फ्लावर होता है उसका एक स्टॉक होता है, एक फ्लावर स्टॉक होता है जहाँ जिसपे पूरा फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो इससे कहते हैं पेडिसेल। ओके, पेडिसेल। तो मैं उनके नामों को भी या पार्ट को भी मेंशन करते हुए चलूंगा, उनको लेवलिंग करते हुए चलूंगा। उसके ठीक ऊपर एक सोलन पार्ट होता है, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं थैलेमस। लेट मी राइट इट हियर अगेन। ये हो गया आपका थैलेमस। ओके, तो नीचे आपका पेडिसल होता है, उसके ऊपर थैलेमस होता है। अब थैलेमस पे 4 रिंग पाई जाती है। कितनी रिंग पाई जाती है? देयर आर 4 रिंग्स। तो यहाँ पे 4 रिंग पाई जाएगी आपकी, और ये 4 रिंग्स होती है, उनका अलग अलग नाम होता है। उनका नाम आपको याद करना जरूरी भी है। पहले आपने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा, लेकिन इस बार एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। जब आपने फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे इसके बारे में आपने समझा होगा। खैर, लेकिन फिर भी सबसे पहली जो रिंग होती है, जो पेडिसल के ऊपर देयर आर 4 नोड्स पाए जाते हैं, और 4 नोड से 4 रिंग का फॉर्मेशन होता है। एक तो पहला होता है इस तरीके का, एक ग्रीन कवरिंग होती है जो आप किसी भी फ्लावर में देखेंगे, एकदम नीचे बॉटम में एक ग्रीन कवरिंग होती है इस तरीके से, जो जिसके हटने के बाद फ्लावर उससे बाहर आता है, जो कलर वाला कलरफुल पार्ट होता है उससे बाहर आता है। तो ये हो गया आपका इस फर्स्ट रिंग को हम कहते हैं कैलिक्स। ओके, इस फर्स्ट रिंग को कैलिक्स कहते हैं। अब ढेर सारी पूरी रिंग होती है तो कैलिक्स कहते हैं। अब इसमें से हम अगर सिंगल स्ट्रक्चर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उसको हम कहते हैं सेपल। सिंगल को हम सेपल कहते हैं, पूरी रिंग को हम क्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4
फुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो हम पूरी रिंग को कहेंगे कैलिक्स, बट अगर आप सिंगल के बारे में बात करते हैं तो वो आपका सेपल कहलाता है। अब इसके ठीक ऊपर जाते हैं तो इसके ऊपर आपका कलरफुल पार्ट देखने को मिलता है। मैं इसको थोड़ा सा आसान, बहुत ज़्यादा टफ टाइप का नहीं बनाऊंगा कि क्योंकि अभी और कुछ स्ट्रक्चर बनाने, तो उसके ऊपर आता है आपका कलरफुल पार्ट, जिस कलरफुल पार्ट को हम इस रिंग को पूरी की पूरी रिंग को हम कहते हैं, क्योंकि ढेर सारे कलरफुल लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उस रिंग को हम कहते हैं कोरोला। उस पूरी रिंग को हम कहेंगे कोरोला, और सिंगल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेटल। ओके, तो सिंगल को हम पेटल कहेंगे, पूरी रिंग को हम कोरोला कहेंगे। अब उसके बाद तो फर्स्ट रिंग आपकी कैलिक्स हो गई, सेकंड रिंग आपकी कोरोला हो गई। अब कोरोला के ऊपर अगर हम पहुंचे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एक और रिंग होती है, थर्ड रिंग आपकी स्टार्ट होती है इस तरीके की। ये इस तरीके की रिंग होती है। इस रिंग को जैसे इसमें 4 हमने बना दिया, और ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर सेंटर से देखेंगे तो ये सेंटर में इस तरीके से देखने को मिलती है सारी रिंग। आउटर रिंग हो गई, उसके अंदर दूसरी रिंग होगी, उसके अंदर दूसरी रिंग। तो सबसे बाहरी जो रिंग होती है वो कैलिक्स है, देन कोरोला। उसके बाद जो आपकी आती है वो होती है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम की एक रिंग हो गई, और लास्ट में एकदम सेंटर में जो रिंग होती है वो आपकी लेट मी फर्स्ट राइट हियर। सेंटर में जो रिंग होती है, इस एक ही स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, बट ज्यादा भी हो सकते हैं। इनको हम कहते हैं गायनोशियम। ओके, इनको हम कहते हैं गायनोशियम। तो गैनोशियम के सिंगल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल लिखा रहता है, कभी कभी कार्पेल लिखा रहता है, तो दोनों होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पिस्टिल लिखें या फिर कार्पेल लिखें, पिस्टिल भी आप लिख सकते हैं, आप कार्पेल भी लिख सकते हैं, दोनों में से लिख सकते हैं। एंड्रोशियम में सिंगल स्ट्रक्चर को हम स्टैमेन कहते हैं। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टैमेन एंड पिस्टिल। तो पूरी कंप्लीट रिंग को हम कहते हैं गैनोशियम, पूरी कंप्लीट रिंग को हम कहते हैं कोरोला, पूरी कंप्लीट रिंग को हम कैलिक्स कहेंगे, कंप्लीट रिंग को हम एंड्रोशियम कहेंगे। और सिंगल जब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट रिंग, कैलिक्स, सिंगल, सेपल, कोरोला, पेटल, एंड्रोशियम, स्टैमेन एंड गैनोशियम, कार्पेल और पिस्टिल। तो ये उनके रिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई। अब इसमें से बात करते हैं सारे पार्ट जो हमने यहाँ पे बताया, उसमें से सारे पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते। देयर आर फ्यू रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे एक टिपिकल बाई सेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि इसके पास दोनों पार्ट प्रेजेंट है। देयर आर 2 पार्ट प्रेजेंट, मींस देयर आर बोथ पार्ट प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल बोथ प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। तो इस ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो इसमें आपका गायनोशियम भी है, मीन्स फीमेल पार्ट भी है, एंड्रोशियम भी है, मीन्स मेल पार्ट भी है, इसीलिए बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई इसके बारे में, फ्लावर इज द मेल, फ्लावर इज द मेन reproductive part of the plants। तो प्लांट्स का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? फ्लावर होता है। अब फ्लावर में जो हमें बात करनी है वो किसके बारे में बात करनी है? इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करनी है। तो इसका जो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया मेल और एक हो जाएगा फीमेल। तो बात करेंगे पहले मेल के बारे में और दूसरा हो जाएगा आपका फीमेल। अब हम यहाँ पे पूरी रिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, सिंगल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जो मेल होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें मेल में आपका आ जाता है, आपका आ जाएगा मेल में एंड्रोशियम, जिसमें सिंगल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्टैमेन। ओके, आपका सिंगल स्ट्रक्चर हो जाएगा स्टैमेन। और फीमेल वाले में सिंगल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कार्पेल। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने क्या आपको बताया था कि सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्टैमेन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन के बारे में, देन स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल के बारे में, फिर उनके अंदर बनने वाले गैमेट को समझेंगे। तो
क्योंकि गैमेट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लिखा भी है यहाँ पे आपका कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जब फ्लावर है उनके पास, जब रिप्रोडक्शन फ्लावर से हो रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, ऑफ कोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। ओके, तो आपका जो स्टेमेन और कार्पेल को समझना यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, और वो भी स्टेमेन में, लेट मी ड्रा डायग्राम ऑफ सिंपल स्टेमेन। तो ये आपका एक सिंपल सा स्टेमेन हो गया, और क्योंकि पहले हम स्टेमेन के बारे में बात करेंगे, कार्पेल को हम बाद में समझते हैं। अब देखो, स्टेमेन में दो पार्ट होता है, एक ये वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ निकला हुआ है, दूसरा ये लंबा सा फिलामेंटस पार्ट। तो ये जो निकला हुआ पार्ट है इसको हम फिलामेंट कहते हैं, इसको हम फिलामेंट कहेंगे। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट बस एक स्टाफ होता है जो एंथर तक न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर की सप्लाई करेगा। बाकी आपका जो ये वाला पार्ट होता है इसको एंथर कहते हैं। एंथर इज द मेन फर्टाइल पार्ट। तो स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बट उसमें आपका क्या आता है? एंथर। एंथर, तो एंथर को लिख सकते हैं, दिस इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमेन। तो ये स्टेमेन का फर्टाइल पार्ट होता है। अब नेक्स्ट इसमें जैसे एक चीज और, बीच में जो जहां से ये लोब होते हैं, दोनों चीजें एंथर में दो लोब होते हैं, दोनों लोब कनेक्ट होते हैं, उसको कनेक्टिव ही कहते हैं, उसको कनेक्टिव ही कहते हैं। ओके, इसको कनेक्टिव कहते हैं। तो आपका कनेक्टिव दिख रहा है, एंथर दिख रहा है, फिलामेंट दिख रहा है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ एंथर, क्योंकि एंथर का डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसमें होने वाले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ पे होना है, जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होना है, इसी एंथर के अंदर होना है। तो इनका डेवलपमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर इनका डेवलपमेंट होता कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा अपने तरीके से। हो सकता है कि कहीं पे थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा वहां पर। तो एंथर में आपका जो एंथर इज द मेन फर्टाइल पार्ट। तो अब एंथर के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एंथर डेवलपमेंट ऑफ, राइट हियर, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो एंथर का डेवलपमेंट, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मैं मिटाते रहूं। एंथर, तो एंथर के डेवलपमेंट के बारे में, तो जो एंथर का डेवलपमेंट होता है, पहली चीज इसमें कि ये यू स्पोरेंजिएट, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिएट होता है। यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट का मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल से डेवलप होते हैं, इनका जो प्रोडक्शन होता है ये ग्रुप ऑफ सेल से प्रोड्यूस होते हैं। जो एंथर होते हैं ये ग्रुप ऑफ सेल से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो ये समझना जरूरी है, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल। तो कोई चीज जब ग्रुप ऑफ सेल मीन्स सेल के कई ढेर सारी सेल के ग्रुप से प्रोड्यूस होती है, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट। तो एंथर जो होता है वो कौन सा डेवलपमेंट शो करता है? यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट को शो करता है। अब किस तरह से होता है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने इनके डेवलपमेंट के बारे में क्या बताया कि ये इनका डेवलपमेंट कौन सा होता है? यू स्पोरेंजिएट होता है, यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है। अब कैसे यू स्पोरेंजिएट होता है उसको समझते हैं। ओके, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो मैं आपका बनाने जा रहा हूँ, इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ। इनकी एक लेयर होती है, बाहर की तरफ एक लेयर होती है, एक ग्रुप ऑफ सेल, जो ढेर सारी सेल होती है, ये एक बाहर की तरफ सेल पाई जा रही है। बाहर की तरफ सेल पाई जा रही है, तो इस सेल की लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। ओके, तो सबसे आउटर लेयर जो होती है वो होती है आपकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ठीक बीच में सेंटर में ये सारी जो सेल पाई जा रही है, इस सेल को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपने पढ़ा होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स
हैव एबिलिटी टू डिवाइड, और वो उनके पास एबिलिटी होती है, डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। दे कैन डिवाइड, दे कैन प्रोड्यूस मोर न्यू सेल्स। तो वो सेल को प्रोड्यूस करेंगे। पहले तो इनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप। इसके बाद ये रेक्टेंगल शेप में चेंज हो जाते हैं, मीन्स आपका 4 एंगल शेप में ये चेंज हो जाते हैं। तो इनका शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है। लेट मी राइट हियर फर्स्ट। तो ये आपकी आउटर लेयर हो गई। आपको मालूम है ये कौन सी लेयर है, ये आपकी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस है। बाकी सेंटर में वही सारी सेल आपकी पाई जा रही है। तो ये आपकी हो गई मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब ये जो सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड कर रही है, लगातार डिवाइड करती है, और कुछ सेल होती है उसमें से मेरिस्टेमेटिक सेल की कुछ सेल होती हैं जो क्या करती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं। डिफरेंशिएट, लेट मी राइट हियर। ये ग्रीन वाली लेयर आप देख के समझ जाएंगे कि ये कौन सी लेयर है। ये आपकी एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। और इसके सेंटर में जो सेल पाई जा रही है वो कौन सी सेल पाई जा रही है, मेरिस्टेमेटिक। अब कुछ मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, जैसे लेट मी राइट हियर। ओके, इसमें कुछ जो सेल होती है, बाकी पूरा भरा हुआ है, इसमें कौन सी सेल भरी हुई है, इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल भरी हुई है। लेकिन कुछ सेल डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि ये अलग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर लेती है। डिफरेंशिएशन का मतलब ये चेंज हो जाती है, अपना शेप बदल लेती है, बाकियों की तरह से ये नहीं दिखती, अपना शेप बदल लेती है। ओके, ये शेप बदलने के बाद ये चेंज हो जाती है। तो इनका शेप आप देख रहे हैं ये चेंज हो गई। तो अब इनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं कहेंगे, इनको कहते हैं हम आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल्स। तो उसी में से कुछ सेल मेरिस्टेमेटिक, कुछ सेल मेरिस्टेमेटिक जो थी वो चेंज हो गई, किसमें बदल गई, आर्कीस्पोरियल सेल में बदल गई। अब क्या होता है कि इसके आगे का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आउटर लेयर वही आपकी है, एपिडर्मिस। और जो यहाँ पे साइड साइड में जो आपकी आर्कीस्पोरियल सेल दिख रही है, फिर से इनमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। आर्कीस्पोरियल सेल में फिर से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। और आर्कीस्पोरियल सेल, कुछ आर्कीस्पोरियल सेल चेंज हो जाती है, अलग बन जाती है, कुछ आर्कीस्पोरियल सेल अलग बन जाती हैं। तो अब ये दो टाइप की सेल बना लेंगी। मैं इनका कलर चेंज करके बना दे रहा हूं, आप थोड़ा से समझने की कोशिश करें। ओके, तो अब आपको दिख रही है, ये आपको दिख रही है एपिडर्मिस। बाकी यहाँ पे जो भरी हुई सेल है वो आपकी है मेरिस्टेमेटिक। जो ब्लू वाली सेल दिख रही है ये आर्कीस्पोरियल सेल। दो टाइप की सेल में डिवाइड हुई। एक सेल को कहते हैं हम प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल्स।
और दूसरी टाइप की जो सेल होती है जो मैंने रेड कलर से बनाई हुई है, इनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। तो एक तो हो गई प्राइमरी पैराइटल सेल हो गई और एक हो गई स्पोरोजिनस सेल। अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्पोरोजिनस सेल शुरू में पहले तो डिवाइड होके कुछ सेल बनी है, फिर उसके बाद इनका सेल डिवीजन रुक जाएगा। किसका? स्पोरोजिनस सेल का सेल डिवीजन रुक जाएगा। सिर्फ आप कौन सी सेल डिवाइड करेंगे यहाँ पे सिर्फ एक सेल डिवाइड कर रही है, वो है प्राइमरी पैराइटल सेल। और पूरी की पूरी प्राइमरी पैराइटल सेल डिवाइड करती चली जाती है, डिवाइड करती चली जाती है, बाकी मेरिस्टेमेटिक सेल इसमें खत्म होती हुई चली जाती है और धीरे धीरे वो रिड्यूस या डीजेनरेट होती चली जाती है और पूरा का पूरा जो होता है इसमें कौन सी सेल भर जाती है? इसमें आपकी पैराइटल सेल भर गई और स्पोरोजिनस सेल आपको दिख रही है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रही है? स्पोरोजिनस एपिडर्मिस, स्पोरोजिनस सेल एंड प्राइमरी पैराइटल सेल। मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं वो सारी सेल्स डीजेनरेट हो गई, रिड्यूस हो गई, अब ये बची हुई नहीं है। अब ये क्या होता है, देखिए देखते हैं कि ये करती क्या है। प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है ना, ये लेयर का फॉर्मेशन करती है। किसमें? एंथर में ये लेयर का फॉर्मेशन करेंगी और प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल होती है ये बाद में जाके स्पोर का फॉर्मेशन करेंगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे एंथर का स्ट्रक्चर, एंथर का एक डायग्राम समझ लेते हैं। मैं उनका डायग्राम अब आपको बना के बता दे रहा हूँ। मतलब इस तरीके से ये मॉडिफाई हो जाती है। ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल होती है धीरे धीरे चेंज हो जाती है, 3 लेयर का फॉर्मेशन करेंगी। एक आपका टैपेटम होगा, उसके बाहर एंडोथीसियम, उसके बाहर मिडिल लेयर, उसके बाहर एंडोथीसियम, 3 लेयर का फॉर्मेशन ये करेंगी। एक लेयर ऑलरेडी पहले से ही पड़ी हुई है, बाहर की तरफ बनी हुई है, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। बाकी बीच में आपका जो ये वाली जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसे ही पड़ा रह जाएगा स्पोरोजिनस सेल का। तो जहां पे स्पोरोजिनस सेल पाई जाएगी उसको हम, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर बनाने वाली सेल है तो इसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कह देंगे। बाकी पूरा जो सेल है ये तो आपकी पैराइटल सेल है। पैराइटल सेल आपकी 3 लेयर का फॉर्मेशन करेंगी और वो लेयर कौन कौन सी है? एक तो सबसे बाहर की जो होती है वो होती है एंडोथीसियम, उसके बाद सेकंड पे जो आती है वो आपकी होती है एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर। और जो लास्ट वाली होती है वो होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको इनके बारे में पढ़ना भी पड़ेगा, टैपेटम। तो ये आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो टैपेटम होती है। अब मैं यहाँ पे आपका एक डायग्राम बना के इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो एक डायग्राम है किसका? आपका एंथर का डायग्राम, कंप्लीट डेवलप्ड एंथर का डायग्राम को समझने की कोशिश। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसको देख लेते हैं। ये आपका एक एंथर है, एंथर जो आपका बाइलोब्ड एंथर जो होता है वो आपका क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। यहाँ पे 2 लोब देखने को मिल रहे हैं, एक ये वाला ऊपर वाला और एक नीचे वाला। और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। देखो क्या माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। देखो मैंने क्या बताया, इससे पहले क्या आपने देखा? प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल 3 लेयर का फॉर्मेशन करेगी। कौन कौन सी लेयर? आपकी एपिडर्मिस है, ये तो पहले से ही है, राइट है, एपिडर्मिस ये पहले से ही आपकी है। अब सेकंड पे बात करते हैं। जो सेकंड लेयर, जो मैंने ब्लू कलर की ये लेयर बनाई हुई है, अंदर की तरफ से ये बनाई हुई है, इस लेयर का क्या नाम है? तो इस लेयर को कहते हैं इंडोथीसियम। इस लेयर को कहते हैं इंडोथीसियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। इंडोथीसियम हो गई। उसके बाद अगर आप अंदर और अंदर देखेंगे, उसके बाद ये जो मैंने इस तरह से बना दिया है सिर्फ डाट डाट करके, ये कोई कैविटी नहीं है, बल्कि ये भी एक लेयर ही है जो फ्लैशी लेयर है। तो इस लेयर का नाम है मिडिल लेयर। मैंने साइड में यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ था। ये तीनों लेयर प्राइमरी पैराइटल सेल से बनती है, मिडिल लेयर। उनमें डिफरेंशिएशन होता है, उनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कि कब इनको डिफरेंशिएट होना है, कब क्या बनना है। तो उसी टाइप पे सारा काम हो जाता है। जैसे जायगोट की जो सेल होती है, स्टार्टिंग में तो सिंगल होती है, एक ही सेल होती है, बाद में एक ही सेल से
हमारी बॉडी में कितनी सेल बनी हुई है, ऑलमोस्ट 200 टाइप की सेल बन गई है। तो वो सारी सेल कहाँ से बनी, जाइगोट से बनी। जाइगोट के पास इंफॉर्मेशन थी कि कब उस सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है और कब डिफ्रेंशिएट होना है। तो उसी तरह इनके पास भी इंफॉर्मेशन होती है कि पहले एक इस तरह की सेल थी या पैराइटल सेल थी, पैराइटल सेल को पता था कि कब हमें चेंज होना है, हमें अपना शेप बदलना है और हमें इंडोथीसियम लेयर को बनाना है, मिडिल लेयर को बनाना है, टैपेटम को बनाना है। और देखो तो बाहर सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसका नाम एपिडर्मिस है, देन इंडोथीसियम है, देन मिडिल लेयर। बट एपिडर्मिस इनसे नहीं बनी, पैराइटल से। पैराइटल से क्या बना, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और जो सबसे अंदर की तरफ होती है जो मैंने ये येलो कलर का बनाया हुआ है ये वाली लेयर, ये आपकी है टैपेटम। टैपेटम का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं स्पोरोजिनस सेल के बारे में। तो 3 लेयर जो थी वो बन गई, किसने बनाया, पैराइटल सेल ने बनाया। अब बात करते हैं स्पोरोजिनस सेल के बारे में। जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थी उसने क्या किया, तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थोड़ा सा साइज में बड़े हो जाते हैं और किसमें चेंज हो जाते हैं, स्पोरोजिनस सेल में बदल जाते हैं। स्पोरोजिनस सेल्स में बदल जाएंगे। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में बदल गए, बट ज्यादा डिवीजन नहीं हुआ, एक लिमिटेड स्पेस पे पड़े हुए चारों तरफ से घिर गए। तो बाकी सेल ने डिवाइड किया, पैराइटल सेल ने डिवाइड किया और इसको चारों तरफ से क्या कर दिया, इनको घेर दिया। और जहां जहां पे 4 जगहों पे ये घेर लिए जाते हैं, इसीलिए क्या होता है कि इसीलिए इनको टेट्रा स्पोरेंजिएट, जहां पे ये पाए जाते हैं उसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। इसी कैविटी को भी हम क्या समझ लें, जहां पे स्पोरोजिनस सेल पाई जा रही है उसी को हम क्योंकि ये माइक्रो स्पोरोजिनस सेल होती है तो हम इनको माइक्रो स्पोरेंजिया कह सकते हैं। ये हो गई आपकी माइक्रो स्पोरेंजिया। जहां से ये जुड़े होते हैं इसको हम कनेक्टिव कहते हैं, इसके बारे में मैंने पहले से ही बताया था। ये आपका हो गया कनेक्टिव। ओके, एक चीज बड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये जो आपकी एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के बाद जो सेकेंड लेयर आपकी जो पाई जा रही है वो इंडोथीसियम अंदर की तरफ पूरा घेरे होती है, पूरी तरीके से यहाँ से यहाँ इस तरह से पूरा पाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे स्पेशली टॉप पे ऐसे प्लेसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे जो इनके जो टॉप होते हैं, जो इनकी टिप होती है, वहां पे ये एब्सेंट होते हैं। तो ऐसी जगहों के ऐसी टिप जहां पे इंडोथीसियम एब्सेंट है उसको हम स्टोमियम कहते हैं। इसको हम स्टोमियम कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डेसेंस ऑफ एंथर में। एंथर जब बस्ट होगा उसमें से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वो कहां से स्टार्ट होगा, वो आपका स्टोमियम से होगा, और ऐसी कंडीशन को हम डेसेंस कहते हैं। तो ये आपका हो गया, ये एंथर का स्ट्रक्चर है। तो आप एंथर के बारे में क्या जानते हैं, आप एंथर के बारे में ये जानते हैं कि ये बाइलोब्ड होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, देयर आर 3 लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, देयर आर 4 लेयर, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, एंड स्पोरोजिनस सेल्स आर फाउंड इन द मिडिल ऑफ इन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये आपका डेवलपमेंट ऑफ एंथर था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो ये जो स्पोरोजिनस सेल है, अब इनके अंदर डिवीजन स्टार्ट होगा और ये मेल गैमेटोफाइट को बनाना शुरू करेंगे। अब इनके अंदर डिवीजन होना बस कंप्लीट हो गया। पैराइटल सेल ने डिवाइड जितना करना था, इनको डिवाइड करना था, उन्होंने डिवाइड किया। अब यहाँ से डिवीजन किसका स्टार्ट होगा, स्पोरोजिनस सेल का डिवीजन स्टार्ट होगा। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और मैं कोशिश करूंगा कि उसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जहाँ पे नहीं समझ में आया वहाँ पे आप मुझे बताएं।